हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी द क्रैकअप को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जजेरल्ड वॉज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। फ्रांसिस स्कॉट की फिट्जजेरल्ड एक प्रमुख अमेरिका के नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। उन्हें 20वीं शताब्दी के एक महान लेखक माना जाता था। He was born on 24 September 1896 and died on 21 December 1940। उनका जन्म 24 सितंबर 1896 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। He published 4 novels, 4 story collection and 144 stories। उन्होंने 4 नोवेल, 4 स्टोरी कलेक्शन और 164 स्टोरी को पब्लिश किया था। His works often reflected his own turbulent life। उनकी रचनाएं प्रायः उनके अशांत लाइफ को दर्शाती है। His notable works are उनकी प्रमुख रचनाएं हैं The Great Gatsby, The Side of Paradise, The Beautiful and Damned, Tender is the Night, The Last Tycoon। अब हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। The Crack-Up is a collection of essays composed by F. Scott Fitzgerald in 1936 and published in 1945। The Crack-Up एक एस्से का कलेक्शन है जिसे F. Scott Fitzgerald ने 1936 ईस्वी में लिखे थे और इसे 1945 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। It reveals the author's emotional and psychological breakdown during the later years of his life। यह लेखक के इमोशनल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को दिखाता है, उनके जो बाद की लाइफ में होती है, मतलब उनकी जो एडल्ट लाइफ होती है उसके बाद की लाइफ में होती है, उसी को दिखाता है। The title The Crack-Up describes his realization that he was mentally and emotionally exhausted। टाइटल द क्रैकअप यह डिस्क्राइब करता है कि उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि वे मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से टूट गए हैं। द क्रैकअप इंक्लूड्स 3 एसेज। द क्रैकअप में 3 एस्से हैं। फर्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ्स ब्लोज, सेकेंड है पेस्टिंग इट टुगेदर, थर्ड है हैंडल विथ केयर। अब हम समरी को डिस्कस करते हैं। पहला एस्से है द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ्स ब्लोज। The first essay begins with a contemplation of life's blows and their। पहला एस्से ऑथर के चिंतन के साथ शुरू होती है। ऑथर सोच रहे होते हैं कि लाइफ के ब्लोज मतलब जीवन की जो आघात होती है उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल, और किसी व्यक्ति पर लाइफ में जो आघातें होती हैं, जो घाव लगते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है किसी आदमी पर, इसी के चिंतन के साथ शुरू होती है। द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज यूथ। ऑथर अपने यूथ के बारे में सोचते हैं। वेयर लाइफ सीम्ड मैनेजेबल एंड प्रॉब्लम्स वर इजीली डील्ड विथ। ऑथर सोचते हैं कि जब वे जवान थे, यंग थे, तब उनकी लाइफ इजी थी, आसानी से मैनेज किया जा सकता था, प्रॉब्लम को आसानी से डील किया जा सकता था। However, हालांकि एज द ईयर्स पास, जैसे जैसे साल गुजरता है, he realizes that वे महसूस करते हैं कि he has cracked under the weight of too much anger and too many tears। वे महसूस करते हैं कि वे बहुत ज़्यादा गुस्सा और आंसुओं के दबाव में टूट चुके हैं। This self-realization makes him feel isolated and detached from the world around him। यह सेल्फ रियलाइजेशन ऑथर को अकेला और इस दुनिया से अलग महसूस कराता है। He finds solace in only a few things। वे केवल कुछ ही चीज़ों में शांति पाते हैं। सोलेस का मतलब हो गया शांति। Such as कैथरीन हेपबर्न्स इमेज ऑन स्क्रीन। जैसे कि जब वे कैथरीन हेपबर्न्स का इमेज देखते हैं स्क्रीन पर तो उसी में उन्हें शांति मिलती है। द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रेन।
बच्चों की मासूमियत में उन्हें शांति मिलती है। एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर के पास उन्हें शांति मिलती है। However, हालांकि a woman tries to lift his spirits with the stories of her own times. हालांकि एक औरत अपने जीत की कहानियों से उनके उत्साह को बढ़ाने की ट्राई करती है, बट ही इज अनेबल टू गेट एनी एनर्जी फ्रॉम हर वर्ड्स। लेकिन उन्हें उनके कहानियों से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। सेकेंड essay, pasting it together. The second essay explores the reason behind the author's mental breakdown. Second essay author के mental breakdown के कारणों को बताता है। He recounts personal defeats. वह अपनी व्यक्तिगत हार के बारे में बताते हैं। Such as, जैसे कि the loss of position in Princeton University due to illness and tragic love experiences. जैसे कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना पोजीशन को खो देना, बीमारी और ट्रेजिक दुखद मतलब खराब लव एक्सपीरियंस के कारण। मोर ओवर, इसके अलावा ही डील्स विद द चेंजेस इन सोसाइटी। वे सोसाइटी में जो बदलाव होता है उससे भी डील कर रहे होते हैं, मतलब उससे भी परेशान होते हैं। एज द वर्ल्ड शिफ्ट्स फ्रॉम द रिटन नोवेल टू द मोशन पिक्चर्स, क्योंकि दुनिया अब रिटन नोवेल को नहीं देखते हैं, वे अब मोशन पिक्चर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। विच डीपली ट्रबल्स हिम, जिससे वे काफ़ी परेशान होते हैं। दिस एक्सपीरियंसेस सैटर हिज माइंड एंड लीड टू द क्रैकअप। इन सभी एक्सपीरियंस ने उनके दिमाग को पूरा चकनाचूर कर दिया है और क्रैकअप की ओर ले गया है। एज ही एग्जामिन्स हिज लाइफ, जैसे ही वे अपने लाइफ को जांचते हैं, एग्जाम करते हैं, he realizes that, उन्हें महसूस होता है कि he had become overly reliant on others for support and validation. उन्हें पता चलता है कि वे बहुत ज़्यादा दूसरों के सपोर्ट और प्रमाण पर आधारित हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। लीडिंग टू द लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, जिसके कारण वे अपना व्यक्तिगत पहचान खो चुके हैं। दिस essay ends with the author's quest to rediscover his individuality and identity. यह essay ऑथर के प्यास मतलब ऑथर के जुनून होता है कि वह फिर से अपने व्यक्तित्व और अपने पहचान को खोजेंगे। Which he believes has been lost, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी पहचान, उनका व्यक्तित्व खो चुका है। तो यह essay उनके जुनून के साथ खत्म होती है कि वे अपने व्यक्तित्व और आइडेंटिटी को खोजेंगे। थर्ड essay, हैंडल विथ केयर। The third essay explains the aftermath of the author's mental breakdown. Third essay ऑथर के mental breakdown के बाद का जो समय होता है, जो परिणाम होता है, उसी को explain करता है। To survive, जीने के लिए he recognizes the need, उन्हें वे जिस need की ज़रूरत होती है उनको पहचानते हैं। He recognizes the need for a clean break, effectively leaving the past behind and embracing a new persona. वे महसूस करते हैं कि उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है अपने पास्ट को छोड़ने के लिए और अपने न्यू व्यक्तित्व को अपनाने के लिए। एम्ब्रेस मतलब होता है अपनाना, गले लगाना। He decides to become solely a writer. वे डिसाइड करते हैं कि वे पूरी तरह से एक राइटर बनेंगे। Who cares only for his profits, जो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में चिंता करता है। He works on his voice and smile to make it more effective and convincing. वे अपने वॉइस और अपने स्माइल पर, अपने मुस्कुराहट पर काम करते हैं अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाने के लिए। The essay concludes with a remark. essay रिमार्क के साथ खत्म होती है, suggesting that, रिमार्क यह बताता है कि as he embraces this new materialistic and opportunistic identity, जैसे ही उन्होंने यह नया भौतिकवादी और मौकाप्रस्त पहचान को अपनाया है, he becomes someone, वे ऐसे आदमी बन चुके हैं who would do anything for personal gain, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी करेगा। कंक्लूजन, टू सम अप, अब हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द क्रैकअप इज नॉट ओनली एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑथर्स पर्सनल क्राइसिस। द क्रैकअप केवल ऑथर के
पर्सनल क्राइसिस मतलब पर्सनल दुख संकट के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो a universal reflection on the human experience of suffering, resilience, and the quest for self-understanding in the face of despair. लेकिन ये सभी आदमी के बारे में है। जब वे निराश होते हैं तब वे अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने दुख पीड़ा को समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस करते हैं, अपने क्षमता को समझते हैं। इन सब के बारे में बताता है यह क्रैकअप। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें।